हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नॉलेजपुर पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अब आप नॉलेजपुर चैनल की मदद से 10वीं के सभी सब्जेक्ट की तैयारी कर सकते हैं, वह भी निःशुल्क। आपको एक भी रुपया देने की आवश्यकता नहीं है। हमारे चैनल पर सभी सब्जेक्ट की पढ़ाई शुरू हो चुकी है। अगर आप लेट हो गए हैं तो कोई बात नहीं है, उन सभी वीडियो का मैंने अलग अलग सब्जेक्ट का प्लेलिस्ट बना दिया है। आप जाइए और प्लेलिस्ट में सभी वीडियो को वॉच कीजिए। अगर आपको अच्छा लगेगा तभी जाके आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, नहीं तो सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा। हमारे चैनल पर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ सोशल स्टडी। सोशल स्टडी में हमारा इतिहास का एक चैप्टर और हमारा इकोनॉमिक्स का एक चैप्टर यानी अर्थशास्त्र का एक चैप्टर, भूगोल का एक चैप्टर समाप्त हो गया है। आज के वीडियो में हम क्या देखेंगे, हम देखने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस का पहला चैप्टर और यह पार्ट 1 होगा। इसमें हम पॉलिटिकल साइंस का पहला चैप्टर कौन सा है तो आप बोलोगे लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी। हम ये पढ़ने वाले हैं और ये किस क्लास का है तो क्लास 10th का है। लेकिन अगर आप क्लास 9th में हैं, 8th में हैं तो आप भी इसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं। अगर आप क्लास 10 पास आउट हैं तो भी आप समझ सकते हैं। समझने के लिए ना कोई क्लास आप किस स्टैंडर्ड में पढ़ रहे हो यह ज़रूरी नहीं है। तो आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे या समझने का प्रयास करेंगे लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी को। तो सत्ता की साझेदारी मतलब क्या? पावर शेयरिंग। मतलब क्या? पावर शेयरिंग की हम बात कर रहे हैं। लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी, सत्ता इसको क्या बोलिएगा? आप बोलिएगा पावर शेयरिंग। मतलब किसी भी देश के पास जो उनकी शक्तियां होती है वहाँ की सरकारों के पास, उनमें हम शेयरिंग की बात करेंगे और हम इस पूरे चैप्टर में समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर किसी भी देश में किस प्रकार से पावर शेयरिंग की व्यवस्था है, वहाँ पर सामाजिक भेदभाव अगर उत्पन्न हो रहा है तो उनका क्या वजह है। हम इन्हीं सब को मूल रूप से समझने वाले हैं पहले अध्याय में। तो देखिए, मैंने सरल शब्दों में कुछ लिखा है, इसी को मैं समझाने का प्रयास करूँगा। तो यहाँ पर पहला है लोकतंत्र। तो सबसे बेसिक क्वेश्चन इस अध्याय से यही बनता है या आपको समझना चाहिए कि लोकतंत्र क्या है, या फिर लोकतंत्र किसे कहते हैं, या फिर लोकतंत्र से आप क्या समझते हैं। तो आप क्या बोलोगे? लोकतंत्र ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें लोगों के लिए, लोगों के द्वारा ही शासन चलाया जाता है। लोकतंत्र क्या है? तो लोकतंत्र ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें लोगों के लिए, लोगों के द्वारा मतलब आम नागरिकों के लिए ही शासन व्यवस्था बनाई जाती है। और आम नागरिकों पर शासन भी कौन करता है? आम नागरिक ही करता है। तो हम ऐसी शासन व्यवस्था को क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था। लोकतंत्र किसे कहते हैं, या फिर लोकतंत्र क्या है, या फिर लोकतंत्र से आप क्या समझते हैं, इन तीनों का डिफिनेशन एक ही होगा। लोकतंत्र ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें लोगों के लिए, लोगों के द्वारा ही शासन व्यवस्था चलाया जाता है या चलाया जाता हो। हम ऐसी शासन व्यवस्था को लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था कहेंगे। आपको पता है अभी भी वर्तमान समय में कुछ ऐसे देश हैं जो अपने आप को लोकतांत्रिक बोलते हैं, लेकिन वहाँ पे लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था नहीं है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण चीन है, उत्तरी कोरिया है, रूस है। ये सब अपने आप को डेमोक्रेटिक कंट्री कहते हैं, बट यहाँ पे डेमोक्रेसी है यानी लोकतंत्र जो है बस वह सुनने भर के लिए है। वहाँ पर वास्तविक रूप में कुछ भी ऐसा नहीं हो रहा है। सरकार अपने मन से कुछ भी निर्णय लेती है, वो वहाँ के लोगों का कोई ध्यान नहीं रखती है, उनके हितों का ख्याल नहीं करती है। वो अपने निर्णय, उन्होंने जो निर्णय लिया बस उनको सभी को पालन करना है। और ऐसा आप हमारे भारत देश में नहीं देख रहे होंगे, ना ही अमेरिका में देख सकते हैं, इवन पाकिस्तान में भी नहीं देख सकते हैं। वहाँ पर भी कुछ हद तक डेमोक्रेसी है।
तो ये समझ में आ गया लोकतंत्र क्या है। तो लोकतंत्र ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें लोगों के लिए, लोगों के द्वारा ही शासन किया जाता हो। हम ऐसी शासन व्यवस्था को लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था कहेंगे। मुझे उम्मीद है आपको यह समझ में आ गया होगा। इसी में मैंने ऐड किया है लोकतंत्र को और हम किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। तो सभी सामाजिक विभिन्नताओं, मतलब समाज में जितने भी अंतर हैं, जिस जिस बेसिस पे समाज को बांटा गया है, सभी सामाजिक विभिन्नताओं, अंतरों और असमानताओं के बीच सामंजस्य बैठाकर उनका सर्वमान्य समाधान देना ही ये किसका कर्तव्य है। तो आप बोलिएगा लोकतांत्रिक देश का। एक बार इसको समझने का प्रयास कीजिए। ये लाइन क्या कह रहा है, सभी सामाजिक विभिन्नताओं, समाज में जितना भी बेसिस है जिसके कारण समाज को बांटा गया है, उन सभी विभिन्नताओं, समाज में जो अंतर है, छोटे जाति बड़े जाति का, अमीर का गरीब का, जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर, धर्म के आधार पर, उन सभी अंतरों को और उनके बीच जो असमानताएं हैं, उन असमानताओं के बीच, यानी देखिए ये वाला आपको, ये वाला ना वर्ड ध्यान रखना है, शब्द विभिन्नताओं, अंतरों, असमानताओं, इन सभी के बीच सामंजस्य बैठाकर, मतलब उन सभी के बीच उनका हल निकालना ही, उनका कैसा हल वो भी निकालना, सर्वमान्य समाधान देना। सर्वमान्य मतलब अगर वहाँ पे कोई एक ऐसा समाज जहाँ पे कई प्रकार के धर्म के लोग रह रहे हो, हिंदू, इस्लाम, सिख, ईसाई, किसी भी प्रकार का, या भी किसी भी प्रकार का जाति के लोग रह रहे हो, या कई प्रकार के लिंग के आधार पर अगर विभाजन है, या आर्थिक स्थिति के आधार पर अमीर गरीब के आधार पर विभाजन क्या हो, तो उन सभी के बीच में एक ऐसा सर्वमान्य निर्णय लेना जो सभी के लिए मान्य हो, हम ऐसी शासन व्यवस्था को भी हम लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था कह सकते हैं। क्योंकि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में ही यह संभव है कि एक निर्णय, ऐसा निर्णय लेना जो सभी वर्गों के लोगों को, जो सभी धर्मों के लोगों को खुश रख सके। क्या आपको समझ में आया? एक बार फिर से देखिए, सभी सामाजिक विभिन्नताओं, अंतरों और असमानताओं, विभिन्नताओं, अंतरों और असमानताओं के बीच सामंजस्य बैठाकर, मतलब एक उन सभी को ध्यान में रखकर एक ऐसा निर्णय लेना, और निर्णय भी कैसा, सर्वमान्य, यानी जो सभी के लिए, सभी के हितों में हो, सभी, ऐसा निर्णय जो सभी कोई उसको माने। हम ऐसा जो निर्णय लिया जाएगा वो कहाँ लिया जाएगा, तो आप बोलिएगा लोकतांत्रिक देश में। कहाँ लिया जाएगा? लोकतांत्रिक देश में। उनके बाद देखिए क्या है, शासन में लोक प्रतिनिधि, मतलब लोक प्रतिनिधि का क्या मतलब है, जिनको लोग चुनते हैं, लोगों के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि को ही हम लोक प्रतिनिधि कहते हैं। लोक प्रतिनिधि किसे कहते हैं, तो आप क्या बोलोगे, लोगों के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि को ही हम लोक प्रतिनिधि कहते हैं। तो शासन में लोक प्रतिनिधि लोगों के हित का तथा उनके इच्छा को सबसे ज़्यादा महत्व देता है। मतलब जो भी जनता के द्वारा चुने जाते हैं, जो भी नेता जनता के बीच से निकल के आते हैं, वो हमेशा ध्यान में रखते हैं कि हम कौन सा निर्णय लें, हम कौन सा कदम उठाएं कि यहाँ के समाज के लोगों के वो हितों में हो, वो समाज के लिए अच्छा हो। तो जिससे सामाजिक विभाजन और भेदभाव होता है। अब देखो इसका क्या मतलब है, मतलब हमेशा जो लोक प्रतिनिधि होता है वह हमेशा यह ध्यान में रखता है कि हम ऐसा निर्णय लें कि जिनसे लोग खुश हो जाए। लेकिन अगर एक जगह आप निर्णय ले रहे हो किसी समाज में जहाँ पे बहुसंख्यक, अल्पसंख्यक, मतलब कोई ऐसा धर्म या ऐसी जाति जिनकी संख्या ज़्यादा हो, हम उसे क्या कहेंगे, बहुसंख्यक, और जिसकी जनसंख्या कम हो उसको हम क्या कहेंगे, अल्पसंख्यक। क्या आपको ये याद हो गया? आप बहुत जगह किताबों में पढ़ते होंगे बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक। बहुसंख्यक का क्या मतलब हुआ, कोई ऐसा धर्म या कोई ऐसी जाति जिनकी आबादी उस जगह रह रहे या उन क्षेत्रों में
ज़्यादा हो हम वैसे आबादी वाले या जाति वाले लोगों को क्या बोलेंगे, बहुसंख्यक बोलेंगे। वहीं पर जिसकी आबादी कम होगी हम उसको बोलेंगे अल्पसंख्यक। ठीक है, तो हमेशा वो ध्यान में रखती है कि हमें क्या करना है, बहुसंख्यक लोगों के हितों में, लेकिन वो ये भी ध्यान रखती है कि अल्पसंख्यक भी इनसे नाराज ना हो। लेकिन अब जहाँ पर बहुसंख्यक की संख्या ज़्यादा है और दूसरे धर्म या दूसरे जाति के लोगों की संख्या कम है, तो 100% या फिर यह जेन्युइन है कि वहाँ के लोग नाराज तो होंगे ही होंगे कुछ ना कुछ। तो इसी के कारण, जिसके कारण सामाजिक विभाजन और भेदभाव शुरू हो जाता है। तो ये किसके कारण होता है, तो ये होता है हमेशा जाति के कारण या धर्म या लिंग के आधार पर। ये हम बोल सकते हैं यह आधार है जिसके कारण हमारे समाज में, चाहे वो भारत का समाज हो या फिर विश्व का कोई भी देश हो, उन सभी देशों में मुख्य रूप से जो विभाजन होता है उस विभाजन का आधार होता है जाति, धर्म और लिंग, और कभी कभी क्षेत्रवाद भी देखा जाता है। हम इसको अगले वीडियो में बहुत ही डिटेल से समझने वाले हैं। ठीक है, तो किसी भी समाज, कहीं पर भी सामाजिक जो विभाजन होता है उसका आधार क्या होता है, जाति, धर्म और लिंग मुख्य रूप से, जिसके कारण जब ये सब जहाँ पर भी किसी भी समाज में अगर होना शुरू हो जाए तो वहीं पर क्या होगा, समाज में द्वंद्व पैदा होना शुरू हो जाएगा। मतलब समाज में रह रहे लोगों के मन में दूसरे वर्ग के लोगों के प्रति खटास या फिर उनके हितों को अब वो ध्यान में नहीं रखते हैं, उनके प्रति उनके मन में नफरत की भावना पैदा होना शुरू हो जाती है। मुझे उम्मीद है आज की वीडियो में जो भी मैंने आपको समझाने का प्रयास किया ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। हम अगली वीडियो में अब समझने का, देखो ये बेसिक है, ये 8th 9th 10th के बच्चों के लिए भी बहुत ज़रूरी है। पहले आपको समझ में तो आना चाहिए, आप पढ़ ही रहे हो क्या, पॉलिटिकल साइंस, यहाँ पे तो बेसिक चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो ये बेसिक है आज के और चैप्टर का, लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी में। तो अब हम इसके बाद उदाहरण लेकर पढ़ेंगे कुछ देशों का, जैसे बेल्जियम के बारे में या फिर श्रीलंका के बारे में, या अपने भारत देश को भी हम देखेंगे कि हमारे भारत में विभाजन क्यों हो रहा है, बेल्जियम में क्यों हुआ, श्रीलंका में क्यों होता है, आए दिन दंगे क्यों होते हैं। हम कुछ अभी नियर दंगे जो होते हैं कई कंट्रियों में, हम उनका भी एग्जाम्पल लेंगे, हम वो बारीकी से समझेंगे। ध्यान में रखिए, हम ये जो पूरा जो SST होता है ना, सोशल स्टडी या फिर सोशल साइंस बोलिए, SST जो है ये समझने वाला पूरा का पूरा हमारा बुक है। हमें यहाँ पर बारीकी से समझना पड़ेगा। यहाँ पे आप रट्टा नहीं मार सकते हो, रट्टा नहीं लगा सकते हो, एक क्वेश्चन को 10 बार पढ़ेंगे याद हो जाएगा, याद 100% हो भी जाएगा आपको, लेकिन फिर वो याद कितने दिनों तक रख पाओगे यह कहना मुश्किल है। ठीक है, इसलिए रटना नहीं है, आपको समझना है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज के वीडियो में मैंने जो भी आपको समझाने का प्रयास किया वो आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आ गया, कितना आया वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा, क्योंकि हमारे चैनल का मुहिम है कि अभी लॉकडाउन की वजह से जो सरकारी विद्यालय और हमारा प्राइवेट संस्थान, प्राइवेट कोचिंग जो बंद है, बच्चों की पढ़ाई ठप पड़ी हुई है। पिछले 6 महीने, अब मतलब 6ठा महीना अब तो समाप्त होने वाला है, ये भी अब समाप्त ही हो जाएगा। उनकी पढ़ाई रुकी हुई है, सिलेबस बड़ा है। हम लोग, हमारी जो टीम है, हमारी टीम का यह मोटिव है कि हम इस लॉकडाउन में भी बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होने देंगे, उनको डीपली नॉलेज देंगे सभी सब्जेक्ट का, वह भी मुफ्त। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आपको नोट्स भी मिलता है इस चैनल के माध्यम से। अगर आप इस सभी का जो मैंने अभी लिखा, अगर आप इसका नोट्स लेना चाहते हो तो आपको बस क्या करना है, टेलीग्राम पर, कहाँ पर, टेलीग्राम पर आपको ज्वाइन करना है नॉलेजपुर। ठीक है, नॉलेजपुर, इसका मैं लिंक अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, तो आप देख लीजिएगा, उस लिंक पर क्लिक करके इस चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा।
क्योंकि मैंने आपको हिस्ट्री का और इकोनॉमिक्स का और ज्योग्राफी का भी वहाँ पर PDF मैंने दे दिया है। इनसे बहुत सारे बच्चों को फ़ायदा हो रहा है। मैं चाहता हूँ आप भी इसका लाभ उठाएं। तो लाभ उठाने के लिए बस आपको ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।